स्टूडेंट, हमने अपनी पहले वाली क्लास में फ्रांस की क्रांति में पढ़ा कि किस प्रकार राष्ट्रीय महासभा, राष्ट्रीय सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अधीन फ्रांस की क्रांति का संचालन हुआ। 20 सितंबर 1792 को जब लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा भंग कर दी गई तो अगले ही दिन नए संविधान के निर्माण के लिए फ्रांस में राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन का सत्र आहूत किया गया। जिस समय यह सत्र आहूत हुआ तो यहाँ पर 1795 तक बैठकें आयोजित होती रही। इसमें दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ थीं। पहले इसमें एक पार्टी थी गिरोंदिंस और दूसरे थे जैकोबिन्स। जो गिरोंदिंस थे, इस पार्टी के 10 सदस्य फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में गिरोंड प्रांत था, वहाँ के रहने वाले थे। ये क्या थे? उदार गणतंत्रवादी थे। और जब जैकोबिन्स थे, ये उग्र क्रांतिकारी थे विचारधारा से। ये फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र के पक्ष में थे। एक तरफ बच्चों ने देखा कि गिरोंदिंस किस तरह के हैं, उदारवादी हैं, और जो जैकोबिन्स हैं वो किस तरह के हैं, क्रांतिकारी विचारधारा के। जैकोबिन्स में कॉर्नट और रोबेस्पियर इसके प्रमुख नेता थे। इन्होंने क्या किया, अपने आने वाले समय में सम्राट के विरुद्ध मुकदमा जारी किया। इन्होंने 1793 से 1794 के युग को इनके अधीन आतंक का युग कहा जाता है। राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ, अन्य सुधार हुए। चर्च के प्रति इन्होंने क्या नीति अपनाई और किस प्रकार नवीन संविधान लागू हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन के अधीन सम्राट के विरुद्ध मुकदमा और उसका मृत्युदंड किस प्रकार निर्धारित हुआ। दिसंबर 1792 में सम्राट के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और उस पर 3 आरोप लगाए गए। पहला आरोप यह था कि राजा विदेशी शक्तियों से मिला हुआ है और मेरी अंतवानेत, जो लुई 16 की रानी थी, ने विदेशी देशों को गुप्त दस्तावेज जारी किए हैं। दूसरा, राजा एमिगर्स, जो देश छोड़कर जाने वाले सामंत थे, उनको एमिगर्स कहा जाता था, राजा उनसे मिला हुआ है। और तीसरा, राजा न्याय असभ्य पादरियों के साथ मिला हुआ है जो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। जब राजा पर आरोप लगाए गए तो ये आरोप सत्य पाए गए और राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन ने यह तय किया कि राजा को इन अपराधों के लिए क्या किया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए। अतः विभिन्न मतों के आधार पर सम्राट को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया गया और राजा को 21 जनवरी 1793 को मृत्युदंड दे दिया गया या गिलोटिन किया गया। गिलोटिन एक मृत्युदंड की वहाँ पर प्रणाली प्रचलित थी जिसमें एक तरह से व्यक्ति की गर्दन को काट दिया जाता था। जिससे क्या हुआ, जब राजा को मृत्युदंड दे दिया गया तो फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में इसका विरोध हुआ। फ्रांस की जनता को एकदम से आश्चर्य हुआ कि किस तरह से एकदम से इस प्रकार की घटना घटित हो गई। तो इसके साथ ही फ्रांस में आतंक का युद्ध प्रारंभ हुआ। हमने पढ़ा पहले 1793 से 1794 तक फ्रांस में आतंक का युग रहा। 9 मार्च 1793 के दिन क्या हुआ कि क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें जो राष्ट्रीय सम्मेलन के विरोधी जितने भी थे उनके विरुद्ध मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया गया और कुछ कानून भी बनाए गए। इसमें कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी या जन सुरक्षा समिति, सभी कार्यकारी अधिकार इस समिति के हाथ में रखे गए और जिसका नेतृत्व किसने किया, रोबेस्पियर ने। फ्रांस की आंतरिक और विदेश नीति थी, उस पर भी इसी समिति का नियंत्रण था। लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स या संदेह का कानून, इसके तहत ये निर्धारित हुआ किसी भी व्यक्ति पर मात्र संदेह होने पर मुकदमा चलाकर उसको दंडित किया जाए। और इसी आधार पर 16 अक्टूबर 1793 को रानी मेरी अंतवानेत को क्या किया, मृत्युदंड दे दिया गया। इस तरह से 1793 से 94 के इस आतंक के युग में लगभग 15,000 लोगों को
गिलोटिन के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। इस तरह से राष्ट्रीय सम्मेलन के अधीन आतंक का युग जारी रहा। 29 जुलाई 1794 को क्या हुआ कि जैकोबिन्स के नेता रोबेस्पियर की एक षड्यंत्र के द्वारा हत्या कर दी गई। इसको क्या बोलते हैं? थर्मिडोरियन का षड्यंत्र। और इस तरह जब रोबेस्पियर की मृत्यु हुई तो उसी के साथ आतंक का युग जो चालू हुआ था वो बच्चों समाप्त हुआ। अब अगला जो हुआ इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। विदेशियों का सामना करने के लिए क्रांतिकारियों के पास उचित संसाधन नहीं थे, सेना नहीं थी, अतः राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। इसमें कॉर्नेट नामक एक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक संगठित और अनुशासित सेना का गठन किया गया, जिसमें यह माना गया कि 18 से 25 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनके लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। और इसी दौरान रूगो द LI नामक एक क्रांतिकारी कवि ने मार्शलेज नामक एक गीत लिखा जो बाद में चलकर फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बना। इस तरह से कॉर्नेट के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ। अन्य सुधार क्या क्या करे इन्होंने? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया। कानूनों को संहिताबद्ध करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। निग्रो दास प्रथा की समाप्ति हुई। ज्येष्ठता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के बंटवारे में समान रूप से सबको महत्व दिया गया। एक क्रांतिकारी कैलेंडर बनाया गया। चर्च के प्रति इन्होंने क्या नीति अपनाई? राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य विशेषकर रोबेस्पियर कैथोलिक धर्म और चर्च के प्रति आस्था नहीं रखते थे। इस तरह कारण क्या हुआ, उन्होंने उस समय के अधिकांश चर्च बंद कर दिए और धर्माधिकारियों को वेतन देना उन्होंने बंद करवा दिया। और इसके बाद एक नवीन संविधान बनाया जिसे द डायरेक्टरी के नाम से जाना गया। यह राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा बनाया गया नया संविधान था। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी कि इसके द्वारा इस संविधान में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। कार्यकारी अधिकार 5 डायरेक्टरों के हाथ में रखे गए। द्विसदनीय विधानसभा का इसके माध्यम से गठन हुआ। एक सदन को 500 कहा गया और दूसरा सदन इंशियन कहलाया, जिसमें पहले सदन में 500 सदस्य रखे गए और दूसरे सदन में लगभग 250 सदस्य थे। इसमें क्या करेगा? एक सदन कानून बनाएगा और दूसरा उसको स्वीकार करने या स्वीकृत करने का कार्य करेगा। इसके अधीन इस नवीन संविधान में लॉ ऑफ 2/3 का नियम लागू हुआ। 2/3 का कानून तय किया गया, जिसके अनुसार नई विधानसभा में 2/3 सदस्य राष्ट्रीय सम्मेलन के रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन को ये डर था कि जो उसने पूर्व में कार्य किए हैं वो कहीं उनको समाप्त न किए जाए कर दिया जाए, इसलिए वो अपना बहुमत इनमें रखना चाहते थे। इस तरह से राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपने अधीन कुछ सुधार करने का प्रयास किया। इसके बाद डायरेक्टरी का शासन रहा 1795 से 1792 तक। इसमें क्या हुआ? डायरेक्टरी के अधीन डायरेक्टरी के 2/3 के कानून का फ्रांस में विरोध हुआ, क्योंकि इसमें क्या था कि 2/3 सदस्य किसके रखे जाएंगे? नेशनल कन्वेंशन के रखे जाएंगे। पेरिस और अन्य प्रमुख नगरों में इसके दंगे प्रारंभ हो गए। क्रांति के दौरान यह पहली घटना थी कि दंगों का दमन करने के लिए सेना को बुलाया गया। इस सेना का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट ने किया और इसने सफलतापूर्वक इन दंगों को समाप्त करके डायरेक्टरी के संविधान को लागू किया। यही समय था जब फ्रांस में नेपोलियन काफ़ी लोकप्रिय हो गया
लेकिन इस दौरान डायरेक्टरी संविधान काफ़ी लंबे समय तक लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कुछ अयोग्य और भ्रष्ट डायरेक्टर्स थे, आंतरिक दुर्बलताएं थी, इसकी आर्थिक संकट की स्थिति थी फ्रांस में। इस तरह की स्थिति में डायरेक्टरी संविधान लागू करने में कुछ देर हुई। इस दौरान नेपोलियन ने सेज नामक डायरेक्टर के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसे ब्रूमेर के षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया गया और नेपोलियन ने एक नए प्रकार की सरकार बनाई, जिसे कंसलेट या सलाहकारों की सरकार कहा गया, जिसमें नेपोलियन प्रथम सलाहकार बना और डायरेक्टरी का अंत होने पर क्रांति का अंत हुआ। इस तरह से नेपोलियन ने क्रांति के अंत में प्रमुख भूमिका निभाते हुए फ्रांस की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि हम परिणामों की दृष्टि से देखें और इस क्रांति के महत्व को देखें, तो इस क्रांति के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इसी राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आगे चलकर इटली और जर्मनी के एकीकरण की घटना हुई। सभी पूरे फ्रांस में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई, समान कर प्रणाली लागू हुई। अमेरिका जैसे देश के समान फ्रांस की जनता भी स्वतंत्र हुई। सामंतों की, एमिग्रेट्स की सभी सुविधाएं समाप्त कर दी गई। धर्माधिकारियों के विशेषाधिकारों का अंत हुआ। चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ फ्रांस में और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस में प्रचलित हुआ। इस तरह से फ्रांस की क्रांति की घटना संपन्न हुई और फ्रांस में विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों के द्वारा क्रांति का कार्य संपन्न हुआ। इस तरह से बच्चों फ्रांस की क्रांति का चैप्टर पूरा हुआ। इसको आप ध्यान से पढ़िए। जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग पूछिए।